हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस दिया हुआ है कि चैप्टर का नाम दिया महिलाएं, जाति एवं सुधार। महिला है, जातियां हैं, उनमें सुधार कैसे आया, पहले क्या क्या रूढ़िवादी थी, क्या क्या समस्याएं थी, उन सबको फिर उनका निवारण किस प्रकार से किया, किन लोगों ने किया, तो इन्हीं सब के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो चैप्टर से ही हम समझेंगे आगे। जिन बच्चों को अपनी बुक में देखना होगा तो वो देख सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? अब 10-20 साल पहले सोचना पड़ जाता है, अब यहाँ बात कर रहे हैं 200 साल पहले की। तो 200 साल के पहले के जो लोग थे वो कैसे जीवन जीते थे, कैसे नहीं, अब ये हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो कहता है कि आजकल मध्यवर्गीय परिवारों की ज़्यादा लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कियों के साथ पढ़ती हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेज और विश्वविद्यालय में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना ज़रूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति या समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। तो जैसा कि हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये सब चीज़ हैं, आज के लोगों को नॉर्मली सब लड़कियां जाती हैं, सब लड़कियों को पढ़ाते हैं, 10वीं 12वीं तक नॉर्मली ही पढ़ा देते हैं। और जो अच्छी पढ़ने में होती है लड़कियां वो आगे पढ़ लेती हैं, कॉलेज करती हैं, कॉलेज के बाद डिग्री कॉलेज में जाती हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां भी लेती हैं, फिर काम करती हैं, अच्छी ओहदे पे पहुंचती हैं। बहुत सारी सुविधाएँ लड़कियों को मिली है, लेकिन अगर यही पहले की बात किया जाए तो शायद ऐसी नहीं थी। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुष की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं। जैसा कि हम पोल में पढ़ते हैं, पोल में हमने पढ़ा है कि पहले क्या महिलाओं को अधिकार नहीं हुआ करता था वोट डालने का, फिर बाद में धीरे धीरे उन्हें भी अधिकार दिया गया। उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो पढ़ने का अधिकार मिला। उन्हें दोबारा शादी का अधिकार नहीं था, तो अब वो भी मिल गया, दोबारा शादी भी कर सकती हैं और चुनाव लड़ भी सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाती। कह रहा है ये मिले तो हैं लेकिन सभी इनका प्रयोग नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती। जैसे बहुत सारे परिवार हैं, मिडिल क्लास हैं, जो उनसे छोटे हैं, उनमें क्या है, माँ बाप लड़का देख के शादी कर देते, लड़की लड़का देख के वो अपने मर्जी से नहीं कर सकती। आज से 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाए, सती प्रथा जिसको कहा जाता था। तो पहले की जो सभ्यता थी, जो मतलब 200 साल पहले जो लोग थे, वहाँ उस टाइम में चलन चलता था कि लोग जैसे बचपन में ही होते थे, 1-2 साल के हो गए, 4 साल के हो गए, 10 साल के अंदर अंदर ही उनकी शादी कर दी जाती थी। और ये जो हिंदू मुस्लिम दोनों ही लोग थे, जो इनकी जो बहुपत्नी प्रथा थी, जैसे कि मतलब एक पुरुष कई पत्नियां रख सकता है, परंतु ऐसी औरत नहीं कर सकती थी। और औरत का अगर पति मर जाता है तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। वो क्या करती थी कि उसी के साथ सती हो जाती थी, चिता में ही जल जाती थी। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। ये कुछ तो मान लो कि चलो अपनी इच्छा से चली गई, खत्म कहानी, लेकिन कोई नहीं जाती, जबरदस्ती उनको उनकी चिता में ढकेल दिया जाता था। सती शब्द का अर्थ है सदाचारी महिलाएं। मतलब सिर्फ सदाचारी महिलाओं से मतलब कि सिर्फ वो अपने पति से ही मतलब रखती थी और किसी से ना बोलना ना कुछ, मतलब एक तरह से जैसे कहते हैं पतिव्रता, तो वो होती थी महिलाएं। तो इसलिए उनको कि मतलब हमारा पति मर गया तो हम किसी के साथ अब न रह सकते हैं, ना किसी से प्रेम कर सकते हैं, ना बोल सकते हैं, तो हम इन्हीं के साथ सती हो जाएंगे, तो वो उन्हीं के साथ जल के मर जाया करती थी। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार सीमित थे और पहले जो उनकी ज़मीन जायदाद होती थी उस पर भी हक कम होते थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच नहीं होती थी। पहले की जो लेडीज़ें होती थी वो पढ़ती नहीं थी। अगर पहले की पढ़ी होती तब उन्हें ज्ञान मिलता तो फिर वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ अलग सोचती। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। एक अंधविश्वास सा फैला हुआ था कि अगर औरत लड़की पढ़ी लिखी हुई
और उससे शादी हुई तो वो क्या होगी, जल्दी विधवा हो जाएगी। इसीलिए लोग उन्हें, लड़कियों को नहीं पढ़ाया करते थे। बहुत सी कुरीतियाँ थी, बहुत सी प्रथाएं थी, अंधविश्वास था जो चला आया और वही चलता चला जाता था, अगर ये धीरे धीरे ख़त्म ना हुआ जाए। आज भी बहुत से ऐसे अंधविश्वास है जिसको सब बिना किसी तथ्य मायने के कर रहे हैं, चलता ही जा रहा है। ठीक है। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था, ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। जाति जैसे कि चार वर्ण थे जिसमें से यहाँ पे ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, ठीक है, और वैश्य थे जिनको बनिया कहा जाता है, वैश्य, और यहाँ पे थे सबसे नीचे शूद्र। 4 वर्गों में ये बटा हुआ था समाज। ठीक है, 4 वर्गों में बटे हुए थे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ। ब्राह्मण क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति मानते थे। इसके बाद व्यापार करने वाले जैसे और महाजनी आदि से जुड़ी जातियाँ जिन्हें प्रायः वैश्य कहा जाता था का स्थान आता था, तीसरे नंबर पे हो गई। फिर काश्तकार, बुनकर, कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियाँ थीं जो गाँव और शहरों को साफ सुथरा रखती थीं या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जाति के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी कि काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। कह रहे ऐसे काम जिनकी वजह से, जैसे नाली साफ़ करना, गंदा साफ़ करना, ये सब होता था, तो वो उनको कहते थे छोटी जाति, ये ओछी जाति है, दूषित, तो बहुत उनसे दूरी रखी जाती थी। ऊंची जाति निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जाति के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे, कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। आए देखें कि ऐसा कैसे हुआ। कह रहे ये जो घटनाएं बढ़ी धीरे धीरे, फिर इनके बाद कायदे कानून बने, जो ये पहले जो रूढ़िवादी परंपरा चली आई थी, इसका बदलाव हुआ, इसको तोड़ा गया। ठीक है ना। अब अगर कहा जाए तो ये बहुत, जो हज़ारों साल पहले की अगर बात करें तो ये चली आ रही थी, पीढ़ी से बनी हुई। ठीक है, अब इसको तोड़ने की भी समस्या थी क्योंकि इंसान तो एक ही जैसा होता है। ठीक है ना। अब ये सबका काम होता है। अब वो अपना जीवन यापन करने के लिए कोई सा झाड़ू लगा रहा है, वो अपना जीवन यापन करने के लिए तलवार बना रहा है, लड़ाई कर रहा है, सेना में भर्ती है, तो सब अपना पेट पालने के लिए है। इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करता है। इंसान सब एक जैसे हैं, लेकिन उस टाइम में भेदभाव बहुत ज़्यादा था। अब धीरे धीरे आगे पता लगेगा कि इनमें कैसे परिवर्तन आए। अब कहानी शुरू होती है यहाँ से परिवर्तन की दिशा। जो अभी तक चली आ रही थी समस्याएं, उसमें हम परिवर्तन कैसे लाएं, तो इन कहानियों के लिए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस और मुबाहिसे, मतलब बहसबाजी जिस तरह से कहते हैं, ये उर्दू वर्ड है कुछ, ठीक है ना, और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता रहा। कह रहे कि पहले की शुरुआत में मान्यताओं से संबंधित जो थी वो धीरे धीरे चर्चाओं का स्वरूप क्या बदलता गया। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हुए। संचार मतलब एक दूसरे से जो बात कही जाती थी वो तरीके अलग अलग बदल के आते गए। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तकें छप रही थी। अब पहले जो होती मौखिक रूप से होती थी, खाली किस्से कहानियों के जरिए किसी ने कह दिया, उसने सुन लिया, उसको कह दिया उसने, तो बात परिवर्तित होती होती बहुत कुछ बात बन जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि प्रिंटिंग होना शुरू हो गई, पर्चे छपे, अखबार छपा, न्यूज़पेपर हुआ, और जो थी तुम्हारी बुक प्रिंट हो गई। ठीक है ना। और फिर अब जैसे ये पर्चे छपने लग गए, फिर ये न्यूज़पेपर ये प्रिंट होने लग गया और बुक्स भी प्रिंट होने लगी। अब इसके ज़रिए से इंसान को बहुत सी चीज़ें, सुविधाएं मिलने लगी। जैसे ये चीज़ें ना केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थी, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। जैसे कि ये जो पहले भी हमने क्लास 7 में पढ़ा था वो सारी कहानियाँ, लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिखते थे और अपने विचार व्यक्त करते थे।
नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक मुद्दों पर पुरुष और कभी-कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती थी। जैसे कि आमने सामने कोई बात पूछनी है तो महिलाओं में और पुरुषों में चर्चा हुआ करती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। अब जैसे जो बातें होती थी जो उस समय में हुआ करती थी, अब आम जनता तक कैसे जाएंगी? तो पर्चे छप जाते थे, बुकों में लिखी दी जाती, पर्चों में, अखबारों में छप के आती थी, तो सब सुनते थे उनके विचारों को, उनसे क्या करते थे, अपने भाव, अपनी चीज़ों को मतलब परिवर्तित करते थे, अपनी दशा को, अपने रहन सहन को, अपने स्वभाव, सब चीज़, बहुत सी, जैसे आजकल हम किताबें पढ़ पढ़ के तो आगे निकलते हैं, बहुत सी चीज़ें रिसर्च करते हैं, इतिहास पढ़ पढ़ के हमने बहुत सी चीज़ें परिवर्तित कर रखी हैं। इस तरह से बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। अब जैसे जो समाज सुधारक लोग होते थे वो किसी न किसी मुद्दे को उठाते थे और समाज के बीच में ये संगठन जो होते थे उनसे बातें होती थी कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसे करो, ऐसे करो, यही कर करके वो उनको सुधार कर लिया करते थे। राजा राम मोहन राय और 1772 से लेकर 1833, इनका जन्म 1772 में हुआ था, 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस तरह के एक समाज सुधारक थे। राजा राम मोहन राय बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा महिला के लिए योगदान किया, समाज को सुधारा। इन्होंने क्या हुआ, कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। ठीक है, ब्रह्मो समाज है, ब्रह्म समाज ज़्यादातर कहा जाता है, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। अब जैसे कि अब कहा जाता है ना कि इंसान को समय समय पे क्या करना चाहिए, अगर आप सपोज ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो टाइम पे क्या करना होगा, गियर चेंज करना होगा। ठीक उसी तरह से अगर इतिहास हम पढ़ते हैं तो इतिहास को देखते हैं कि समय समय पे हमें समय के साथ परिवर्तन करना पड़ता है। समय के साथ परिवर्तन अगर हम नहीं करेंगे तो समय हमें बहुत पीछे छोड़ जाता है। ठीक इसी तरह से क्या है, समय के साथ परिवर्तन होता गया और ये आगे परिवर्तित होते गया और समाज सुधरता गया। जैसा कि गतिविधि में देख सकते हो, क्या आप बता सकते हैं कि जब किताबें, समाचार पत्र और पर्चे आदि छपने का तकनीक नहीं थी, उस समय सामाजिक रीति रिवाजों और व्यवहारों के बारे में किस तरह चर्चा चलती थी? वही आपस में बातचीत करते थे तो एक से दूसरे से तीसरे से वो सुन सुन के आगे बात पहुंचा करती थी। तो ये चित्र है कलकत्ता के जो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय देश के पश्चिमी शिक्षा मतलब जो कि विदेशी यूरोप वगैरह की जो शिक्षा होती थी उसका प्रचार और महिलाओं के लिए ज़्यादातर स्वतंत्रता का और व समानता के पक्षधर थे। वो चाहते थे कि महिलाओं में शिक्षा हो और उनको समानता मिले, स्वतंत्रता मिले, जैसे कि पश्चिमी देशों में हुआ करता है। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांध कर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। और इंडिया की अगर बात करें, हम भारत की बात अगर हम करें तो यहाँ पे क्या होता है कि लोगों को बांध दिया जाता है। महिलाएं मतलब घर से बाहर नहीं जाती। अगर कोई पढ़ रही है, अगर कोई महिला है, अब जैसे कोई पढ़ाई कर रही हैं, जैसे लड़की हैं, अब उनकी शादी हो गई, शादी होने के बाद ज़्यादातर अगर 99% तक देखा जाए तो ससुराल वाले क्या करते हैं, उन्हें आगे पढ़ाने की इजाज़त नहीं देते। कहते हैं घर ही तो चलाना है, खाना पीना ही तो बनाना है, घर ही देखो, बस यही बहुत है, हम कमाने की क्या ज़रूरत है, हम कमा के तुम्हें दे रहे हैं। ठीक है, तो वो फिर आगे परमिशन नहीं देते, तो उन्हें आज़ादी छीन जाती है, वो पढ़ नहीं पाती। और उसके पहले लड़कियाँ ज़्यादातर पढ़ना भी नहीं चाहती। जब उन्हें ठोकर लगती है तब समझ में आता है पढ़ ले, लेकिन समय चला जाता है, फिर ऐसा परिवार नहीं मिलता कि उन्हें समझ आए कि मतलब इन्हें पढ़ाया जाए, तो वो फिर वहीं पछता के रह जाती हैं। अब आती है इन्होंने जो समाज में परिवर्तन लाया वो विधवा की जिंदगियों में परिवर्तन लाया है। जैसे कि विधवा मतलब वो होती हैं जिनकी मतलब शादी हुई हो और पति एक्सपायर हो जाए, हस्बैंड मर जाए, तो उसके बाद वो विधवा कहलाती हैं। ठीक है, तो उनके बारे में, ज़िंदगी में उनके बदलाव। अब क्या हुआ, उनकी तो ज़िंदगी बेरंग हो गई। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कहीं अगर कोई विधवा औरत है तो कोई शुभ काम में अगर चली जाती तो कहते नहीं नहीं नहीं, अब शगुन हो गया, वो आ गई, ये हो गया, बहुत सी जब भेदभाव माना जाता है। तो इन्होंने उस चीज़ से बचाने के लिए भी, और ये जो उसी से चलती थी कि पहले हमने पढ़ा कि सती प्रथा होती थी। जैसा कि
हाँ, पति अगर मर गया तो अब पत्नी की ज़िंदगी चाहे 50 साल हो, कुछ भी हो, उसी के साथ उसको जला दिया करते थे, या वो अपनी इच्छा से बैठ जाए चिता पे, या तो फिर ज़बरदस्ती उसको बैठा दिया जाता। आगे पढ़ेंगे इसी के बारे में। तो चलते हैं आगे। राजा राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा का खिलाफ मुहिम छेड़ी। अब उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ क्या आंदोलन। राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथ में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई थी। कह रहे कि प्राचीन समय में जो पुराने समय में था कि वो विधवा महिलाओं को क्या सती प्रथा में नहीं लिया जाता था कि मतलब वो अपने पति के साथ जल जाएं, ऐसा कुछ नहीं किया जाता था। जैसा कि आपने अध्याय 7 में पढ़ा है कि 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राम मोहन राय के विचार को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई। तो पाबंदी कब लगाई गई? 1829 में। राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई, इसके बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। इसके बाद वे दलील देते थे। अब वो जैसे कि क्या करते थे, पहले ही कुछ ना कुछ ढूंढ लेते थे ताकि कोई उन्हें कह ना पाए, इसलिए कि गवाह मतलब एक तरह से गवाही के तौर पे वो कुछ ना कुछ सबूत रखते थे कि इसमें पहले के समय में भी ऐसा हुआ है। ऐसा कहा जाता था कि जो आज हो रहा है ये ऐसा नहीं था, कि पहले के समय में महिलाओं को नहीं जलाया जाता था जो आज ये कर रहे हैं, ये सब क्या है, कुप्रथा है। तो कि कह देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। आगे देखते हैं। पहले हम उन्हें लकड़ियों से बांध देते हैं। राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थन और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरण देखिए। सती प्रथा औरत कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती है। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग ना निकले, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। अब भाई अब जरा सा हाथ जल जाता है तो उठ के हाथ हटा लेते हैं पीछे। अब उसमें आग में मतलब कि अगर वो बैठ गई तो अगर जलने लगी, कहीं उठ के भाग गई, तो इसलिए क्या करते थे लोग, इतनी कुप्रथा थी, लोग उसे की चिता में बांध दिया करते कि साथ में वो जल जाए। मतलब कहा जाए तो बहुत ही भयंकर मौत उन्हें दी जाती थी, बहुत ही उन्हें सताया जाता था। तो उन्हें लकड़ियों में कसकर बांध देते थे। सती विरोध, अब विरोध होने लगा। आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया? अब उनको आज़ादी नहीं थी तो वो कैसे अपना मतलब प्रदर्शन करती कि हम मतलब इतनी क्षमता है हमारे पास, इतनी कैपेसिटी, हम कुछ कर सकते हैं, जैसे कि अब उन्हें क्षमता वो चीज़ मिलेगी। फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं है? अब जैसे देखा जाए तो अब आज़ादी जब मिलती है लड़कियों को, महिलाओं को आज़ादी मिली, तो वो क्या है, हिमालय पे चढ़ गई, चांद तक, कल्पना जैसी चांद तक, अंतरिक्ष तक कल्पना चावला भी जा चुकी हैं, बहुत अच्छे मतलब काम कर सके, आज फाइटर जेट तक उड़ा रही हैं। बस आज़ादी चाहिए उन्हें, शिक्षा मिल गई सही ढंग से, सही लाइन से उन्होंने पढ़ के आज हमारी जो भारत की राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, देख रहे हो कि द्रौपदी मुर्मू वो भी एक महिला है जो आज राष्ट्रपति एसटी मतलब सबसे छोटे उसमें कैटेगरी से आके उन्होंने करके दिखाया है। अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति ना समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण ना कर पाए तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम
उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो? अब उन्हें मौका ही ना मिले तो फिर हम कैसे कह देंगे कि वो गंवार हैं, है कि नहीं? पहले मौका तो दे के देखो, फिर उसके बाद कहना। ये संवाद 175 साल से भी ज़्यादा पहले के हैं। आपने भी अपने आसपास महिलाओं के महत्व और क्षमताओं के बारे में यह तरह तरह के तर्क सुने होंगे। उन्हें लिखें और देखें कि तब और अब में दलीलों में क्या फ़र्क आया है, कि उस टाइम की जो कहानी थी और अब में क्या फ़र्क आया है। जैसे कि पहले लोग कहते थे कि लड़कियों को शादी करा देनी चाहिए, जल्दी शादी करा देनी चाहिए, उनको मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ाना। लेकिन अब क्या है, लड़कियां पढ़ लिख के क्या करती हैं, नौकरी जॉब करती हैं, तो वो बहुत सा अच्छा काम कर सकती हैं अपने जीवन यापन के लिए, है कि नहीं? उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। जो विधवा के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। अब जो कहते थे, जो अंधविश्वासी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, विद्यासागर झूठ बोल रहा है, ये गलत है, हम सती प्रथा के सपोर्ट में हैं, वो ये विरोध करते थे, तो उन्होंने इनका भी विरोध कर दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके में वीरेशलिंगम पंतुल्लु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया, कि मतलब विधवा जो हो चुकी हैं उनका पुनर्विवाह हो सकता है, ये सही है, उनको ज़िंदगी जीने के लिए और रास्ता मिल सके। ताकि तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि कई लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया और सपोर्ट किया ताकि ये हो सके, ताकि इनका पुनर्विवाह हो सके, ना कि इन्हें चिता में जलाया जाए। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते थे। अब उन्हें नहीं, रूढ़िवादी जो थे, अंधविश्वासी, उन्हें यह मंजूरी नहीं था कि ऐसा हो, इसलिए उसका विरोध किया करते थे। लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। अब देखो कहानी, जब धीरे धीरे लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं, बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। किसी भी समाज को अगर आप सुधारना चाहते हो तो उसके लिए उस समाज का शिक्षित होना सबसे बड़ा जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण मतलब उसमें योगदान रहेगा। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्होंने घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। कह रहे कि मतलब जो ये लड़कियां थी, स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें क्या करेंगे, घर का कामकाज करने नहीं देंगे। तो ये सोचते थे, ये जो पहले के लोग थे, रूढ़िवादी लोग, उनकी विचारधारा थी। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रखना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पति या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता था। जो पहले की ज़माने की बात थी, तो लड़कियों को क्या किया जाता था, घर में ही पढ़ाया जाता था। ज़्यादातर जो उनके हस्बैंड अच्छे मिल गए तो वो घर में ही पढ़ा दिया करते थे, नहीं तो बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। उनके बहुत ज़्यादा जो अंधविश्वास उनका था। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद के लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है, पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने राजसुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था। बहुत डर था पहले, क्या महिलाएं खुल के पढ़ लिख नहीं सकती थी, वो चोरी छिपे पढ़ा करती थी। तो धीरे धीरे उन्होंने पढ़ना सीखा था छुपके से। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में
आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले और द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। ज्योतिबा फूले जो थे उन्होंने स्कूल खोला था महिलाओं के लिए। उत्तर भारत में कुलीन मुस्लिम परिवार की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इसी स्थिति में इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। अब उन्हें सिर्फ घर के ही बारे में ज़्यादातर पढ़ाया जाता था। तो मुस्लिम महिलाओं में उसका सपोर्ट मिला, तो उससे उन्होंने कुरान के भरोसे कहा कि ऐसा है कि तुम्हें पढ़ना ज़रूरी है। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगीं। अब महिलाओं की कहानी क्या है कि महिलाएं ही लिखने लगी। जो पढ़ ली थी वो थोड़ा बहुत कुछ लिखने भी लगी। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल में बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया शख्वात हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थीं और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेता ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। वो मानती थी कि जो धर्म के ठेकेदार हैं उन्होंने क्या किया है कि मतलब इनको नीचा बना के रखा है कि इनको पढ़ने नहीं दे रहे हैं, वही धर्म को डरा के उनको उसी में बांध रखा है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगीं और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फ़र्कों की आलोचना की गई थी। अब इन्होंने घर पे ही पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद लिखना पढ़ना इन्हें आ गया। बिना डिग्री के ही, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं थी, बस लोगों को पढ़ना लिखना आना चाहिए था। तो वो अपना लिखने लगी। फिर उन्होंने किताब लिख डाली, दोनों की तुलना स्त्री और पुरुषों की अपनी पुस्तक में। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रामाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। हिंदू धर्म जो है कि महिलाओं का दमन करता है। ये पंडित थी, उन्होंने ही बताया था। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वह अपनी रोजी रोटी चला सके। महिलाओं को इतनी मतलब शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने जो विधवा गृह खोल रखा था उसमें महिलाओं को काम काज सिखाया जाता था, जिससे वो 2 पैसे कमा सके और उससे अपनी रोजी रोटी चला सकें। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। अब वो क्या कि सोचते थे कि वो पश्चिमी तौर तरीके अपनाएंगी, हमारा संस्कार नष्ट हो जाएगा। और इन सब को लेकर मुस्लिम के जो नेता वगैरह थे वो भी इस चीज़ को ज़्यादातर वो करते थे कि नहीं, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे धर्म से सब अलग हो जाएंगी, बाहर जाने लगेंगी धर्म से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिरी तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में
हिस्सा लिया। अब जब पढ़ लिख लिया महिलाओं ने तो वो क्या कही, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगी, आंदोलनों में भी वो आगे आने लगी। 20वीं सदी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व असमानता की मांग का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज्य विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। अब कह रहे हैं कि जब आज़ादी मिलेगी सबको तो अधिकार दे देंगे, लेकिन तब तक उन्हें क्या करना चाहिए, बढ़ चढ़ के भाग लेना। अब उन्होंने क्या किया, बढ़ चढ़ के भाग लेना शुरू कर दिया। जब भाग लेना शुरू किया तो जिससे महिलाएं क्या है कि नए तौर तरीके, लोगों के बीच समाज में उठना बैठना सब चीज़ सीखने लगी। तो शिक्षा जब उन्हें मिलने लगी तो हौसला बढ़ने लगा, आगे बढ़ चढ़ के उन्होंने भाग लेने की कोशिश की। आगे देखते हैं, ये साइड में दे रखा है पैराग्राफ, ये जो बॉक्स दिया है, बॉक्स में क्या दिया गया है जरा देख लेते हैं। जब औरत का पति मर जाता है, तो इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने लिखा था। क्या लिखा था, क्या औरत को अपनी ज़िंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि उन्हें तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी है। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीज़ों से बनी हो, मानो कि वे धूल या चट्टानों या जंग लगे लोहे से बनी हो और तुम्हारी ज़िंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। अब ताराबाई शिंदे जो हैं कि एक मतलब उस पर तंज और व्यंग कसती हैं कि कहती हैं कि मतलब जो महिलाओं को जला दिया जाता है वो क्या, वो अलग किसी पदार्थ से बनी है जिससे पुरुष नहीं बने हैं, जो पुरुष क्या है शुद्ध पदार्थों से बने हैं, जो महिलाएं नहीं बनी हैं इस पर। जो तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है, मेरा मतलब यह है कि जब औरतों का पति मर जाता है तो उसका क्या हाश्र होता है, नाई आता है और उसके लहराते बाल साफ कर देता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आँखों को ठंडक पड़ जाए। उसे शादी विवाह अवयोग भक्त और उन शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाए जहाँ विवाहित महिलाएं जाती हैं, और भला इन पाबंदियों की वजह क्या है। अब क्या होता है कि मतलब जब जो महिलाएं मतलब विधवा हो जाती हैं तो अक्सर देखा होगा शादी वादी या शुभ का अवसर में या किसी काम में उन्हें जाने से मना कर दिया जाता है। कहते हैं अशुभ हो गया, अशुभ हो गया। अगर कोई शादी विवाह के उसमें पहुंच जाए तो बहुत अशुभ माना जाता है। तो ये सिर्फ गलत है, क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है। मतलब माथे पर ठप्पा लगा रखा है कि वो जहाँ जाएगी तहाँ दुर्भाग्य जाएगा, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, यह अशुभ होता है। ताराबाई शिंदे ने अपनी पुस्तक में लिखा था। तो ये बहुत ही रूढ़िवादी थी, जो कुरीतियाँ थी जो इसमें समाज में चली आ रही थी, इसको सुधारने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की। तो इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कि समाज सुधारकों में जो है ये बाल विवाह के विरुद्ध कानून। तो बाल विवाह के विरुद्ध से लेके आगे हम चैप्टर करेंगे, 2 पार्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट वीडियो में। ओके बाय स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। ओके।